सड़क पे उतरने का हमसे हक छीन लिया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा निहायत रहम वाला है। मेरे दोस्त और मेरे अजीज साथी, आदाब, नमस्कार, सलाम में आपका अपना नातीज उस्मान है। मेरे सच की आवाज यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ और वो वीडियो दिखाऊंगा और फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगा। मुझे जितना नॉलेज है और जितना मैं जानता हूँ अपने देश को और अपने हिंदुस्तान को और अपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान को, संविधान को, और ये वीडियो में जो हमारे 25 तारीख को जो मीटिंग हुआ और 25 तारीख में जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर आए थे और हिंदुस्तान के उलमाए कराम भी तशरीफ लाए थे, पूरी हिंदुस्तान के हर स्टेट से, आसाम से, जम्मू कश्मीर से, और मैंने हिंदुस्तान की कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां से नहीं आया। भले उसमें हमारे असदुल वैसी साहब नहीं आए, उसके बाद क्या कहते हैं ना, मौलाना महमूद मदनी साहब अभी दुबई में थे, वो भी नहीं शिरकत फरमाए। मगर कहने के बाद इस मीटिंग में जो बात हुई कि हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी को और एक धर्म को जो टारगेट किया जा रहा, उसके ऊपर जुल्म सितम हुआ जा रहा, उसके रिलेटिव और आने वाले फ्यूचर में सरकार को क्या बताया जाए, सरकार कैसे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, और जो भी हो रहा है उसमें सरकार की क्या नजर है और सरकार क्या सोच रही है। ये वीडियो मैं चला रहा हूँ। 24 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आए और तमाम जिम्मेदार लोग थे और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात हुई। और उस पूरे इसको ऑर्गेनाइज कराने वाले मोहम्मद अदीब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं। किन किन इश्यूज़ पर बात हुई और क्या रेजोल्यूशंस जो है वो अल्टीमेटली क्या मतलब रिजल्ट उसका निकला, बात करने के लिए हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर आप, क्या कुछ रिजल्ट है बेसिकली? चूंकि ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, जाहिर सी बात है कि एक अलग तरह का इकदाम मतलब उठाए, एक अलग तरह की कोशिश थी, तमाम लोग आए, एक प्लेटफॉर्म पर बैठे, सारी तंजीमों के तकरीबन लोग थे, तो रिजल्ट जो है वो क्या, नतीजा क्या आया? सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि दुनियादार और दीनदार जिनमें बहुत ज़माने से एक दूरी थी, वो एक साथ बैठ गई। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। जो मसलक के मुख एक दूसरे से बटे हुए थे वो एक साथ बैठ गए। तीसरी बात ये कि केरल से लेके कश्मीर तक नुमाइंदगी हुई, और ये क्रेडिट IMCR या मेरा नहीं है, ये क्रेडिट या डिसक्रेडिट कहिए इस मुल्क के मुसलमानों की जो हालात हैं, जहाँ पे ले जाके छोड़ा है वो दर्द था जिसने मजबूर कर दिया कि हम आगे की मुस्तकबिल का खाका तैयार करें और कैसे बैठे इस मुल्क में, कैसे साबित कर सकें कि हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। इस पे बहुत क्लियर डिलिबरेशन हुआ। 5-6 रेजोल्यूशंस पास हुए जिसमें जो मौजूदा इस वक्त दिल्ली में नौजवानों के साथ हो रहा है उसमें पुलिस की ज़ातियों के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास हुआ, और नौजवानों की जो डिमांड है उसको सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास हुआ। जो कश्मीर में ज़ाती की गई और उसको ब्रेक किया गया, कश्मीर का इशू भी लिया गया, इसलिए कि कश्मीर इसलिए अकेला पड़ गया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों और कश्मीरी मुसलमानों में एक बहुत ज़माने से ऐसा साबित किया गया कि वो कुछ दूसरे मुल्क के शहरी हैं और हम एक दूसरे मुल्क के शहरी हैं। तो हकीकत तो यह है कि कश्मीर इसलिए बाइफरकेट किया गया और 370 इसलिए छीनी गई कि वो वाहिद स्टेट थी जहां हमारी अक्सरियत थी, यानी मुसलमान की अक्सरियत थी। तो उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और यही वजह थी कि कश्मीर के 3 प्रोमिनेंट लीडर्स, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उनके कश्मीर के MP, ये सब के सब मौजूद थे। और कश्मीर के मसले पर जैसा महबूबा मुफ्ती साहबा ने भी आपके सामने कहा कि जो कश्मीर के हालात थे वो हिंदुस्तान के हालात बन गए। तो ये आसाम से लोग आए थे, उन्होंने अपना दर्द बयान किया। तो इसमें 5-7 चीज़ें जो रेजोल्यूशन से वो पास किए गए, जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो हो रहा है वो किए गए हैं, लेकिन एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है 51 आदमियों की। वो मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगी मुख्तलिफ मसलक के जो लीडरान हैं और मुख्तलिफ स्टेट के जो प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी के लोग हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, दानिशवरान हैं। वो एक इसको देखेंगे कि ये जो हमने जो रेजोल्यूशन बनाए हैं ये सारी सेकुलर पार्टियों को, सरकार को, सबको भेज रहे हैं। सरकार से ये कि भाई आप ये जुल्म जो कर रहे हैं इसको रोकने का या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। ये सरकार अलग है, पार्टी अलग है।
बीजेपी एक पार्टी है, लेकिन हुकूमत जो है वो पार्टी की सबके हैसियत साथ से इंसाफ करना पड़ेगा उसको। करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आई, शायद कल भी आई थी ये बात, कि खाली मुसलमान जो है वो मिलकर के लड़ाई नहीं लड़ सकते, और उसके बहुत सारे खदशात जताए गए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। तो जो आपने कमेटी बताई है कि 51 लोगों की कमेटी है, उसमें कुछ गैर मुस्लिम भी रहेंगे? नहीं, देखिए बात समझिए इस बात को। जी। किसी को ये हिंदुस्तान का जो शहरी है और ख़ास तौर से मुसलमान, उसने कभी ये बात नहीं की कि हम अकेले हैं। लेकिन कोशिश जो कल की थी और जो कोशिश आज हमारी भी है कि पहले अपनी रेलिवेंस तो खड़ी करो भाई, तुम हो कहाँ। कल मैंने ये बात कही थी कि मुसलमान को ढूंढ रहे हैं भाई। अरे भाई, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई वहाबी है, कोई जाने क्या क्या है, कोई मसलकी में बटे हुए हैं, कोई अशराफ है, कोई पासमानदा है। अरे पहले मुसलमान बन जाओ और फिर मुसलमान बन के, ये जो कोशिश थी वो मुसलमानों की मीटिंग थी, जिसमें कोई भी ऐसे शख्स को ये नहीं कह रहा था कि मैं शिया हूँ या मैं बरेलवी हूँ। देवबंद के उलमा मौजूद थे, बरेली के उलमा मौजूद थे, खानकाहों के मौजूद थे, अजमेर शरीफ से तशरीफ लाए थे, कचौशे से आए, कहाँ से नहीं आए। तो ये कोशिश थी बुनियादी, और ये बुनियादी बात को समझिए आप कि आप अगर खुद मुत्तहिद नहीं है या एक कौम नहीं है तो आप किससे बात करेंगे भाई। अगर मैं फर्ज कीजिए बरेली हूँ, बरेली को मानता हूँ स्कूल ऑफ थॉट, मैं जाके 4 लोगों से मिल लेता हूँ तो आप एक ख़ास सेक्शन ऑफ सोसाइटी से निकल कर एक जगह बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारी सुनवाई नहीं है। तो पहली बेसिक चीज़ ये है कि एज ए कम्युनिटी अपनी आइडेंटिफाई कराएं। हिंदू कम्युनिटी जो सैकड़ों यानी दसियों चीज़ों में बटी हुई है, आरएसएस क्या कर रही है, वो कहती है नहीं साहब हम सब एक हैं, जबकि कुछ अपने ही कौम के लोगों के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं वो, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक मखसूस कम्युनिटी के अलावा कभी किसी को बैठने नहीं देते हैं। लेकिन नारा तो वो एक अपनी कौम का लगाते हैं ना। हिंदू खतरे में है तो आप क्या खतरे में नहीं है। लेकिन कभी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, और जो अलग पार्टियां, जो जिन लोगों की मुस्लिम पार्टियां हैं उनको 2-3% वोट मिलता है, मुसलमान सेकुलर पार्टी को वोट देता है। बजुद्दीन अजमल साहब की पार्टी आसाम में है और वो लड़ी थी, लेकिन वहाँ कांग्रेस भी लड़ी, मुसलमानों ने वोट किसको दिया, तो ये कांग्रेस को दिया। बदरुद्दीन अजमल अपनी शख्सियत पे खुद एमएलए बन गए, लेकिन ये सबूत हम बार बार देते हैं, ऐसा नहीं है। कल जो कोशिश थी वो ये थी कि हम अब आगे अपना ज़िंदगी का मंसूबा तैयार करें। तो जो मंसूबा आगे हम तैयार कर रहे हैं उसकी शुरुआत कल हुई है और ये कायम रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि हमको हिंदुस्तान में बरादरी या मसलक से न पहचाना जाए, मुसलमान की हैसियत से पहचाना जाए। और अगर हम मुसलमान की हैसियत से पहचाने गए तो हमारी रेलिवेंस, हमारी अहमियत बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों की बात हुई थी कि बहुत सारी पार्टी आएंगी, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी, चूंकि वो शायद दुबई में थे, मगर दूसरे जो थे मतलब महमूद मदनी साहब तो यहीं थे, वो नहीं आए, अपने नुमाइंदे उन्होंने भेजे। तो ओवैसी का नहीं आना और जमीयत के मतलब बड़े जो जिम्मेदार थे उनका नहीं आना, एक तो ये। दूसरा, आगे की मतलब जो है तैयारी क्या है, क्या मतलब सड़कों पर उतरने का मतलब प्लानिंग है या फिर कॉन्फ्रेंसेस ही होंगी या कैसे है? मतलब क्योंकि सड़क पर उतरे बगैर लोग कह रहे हैं कि काम नहीं बनेगा, आंदोलन के बगैर काम नहीं बनेगा। रब्बानी साहब जी, आपको मालूम है सड़क पे उतरने का हमसे हक छीन लिया गया है। शाहीन बाग में खवातीन बैठी थी, खामोश, नॉन वायलेंस, 6 साल से लोग जेल में हैं। ये हक है हमारे पास? क्या हम अपने बच्चों को सड़कों पर उतार के जेल भेज दें? ये हक हमारे पास नहीं है। ये इतनी बड़ी तहरीक चल रही है नौजवान बच्चों की, अगर इसमें कहीं अक्सरियत में मुसलमान आ जाए, हालांकि ये हिंदू मुसलमान की नहीं है, बहुत से मुसलमान बच्चे भी हैं, लेकिन अगर 4% 10% से ज़्यादा बढ़ के हम ज़्यादा आ जाएं तो अभी ये पाकिस्तानी मूवमेंट हो जाएगा। हम ये कोई समझना चाहिए इस बात को, ये पाकिस्तानी मूवमेंट बन जाएगा। लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि और क्या करेंगे, उसी के लिए ये कहा है कि 3 महीने के लिए हम उन पार्टियों को जो अपने को सेकुलर कहते हैं उनको बावर करा रहे हैं, आप सेकुलर
पार्टी चलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होते हैं, हम पे सितम होता है कि हम हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं, आपके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकलती? अगर वो 3 महीने में दुरुस्त नहीं हुए, हुकूमत हिंद को भी भेज रहे हैं कि आप पार्टी अलग होती है, हुकूमत अलग होती है। बीजेपी आपकी पार्टी होगी, लेकिन जब आपने ओथ कॉन्स्टिट्यूशन की ले ली है तो आप पूरे हिंदुस्तान के लिए एक हैं। वो क्यों नहीं है आप? चूंकि अभी जो जिक्र आया था वो ये कह रहे थे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और चीफ जस्टिस उनको भेजेंगे लेटर, पर आप कह रहे हैं कि सरकार को भी लेटर जाएगा, मतलब पीएम को जाएगा? ये रेजोल्यूशन जा रहे हैं, उनको चिट्ठी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, उनको रेजोल्यूशन जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं हम। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा था वो कुछ करती नहीं है, ये उनका काम है। हम तो ये समझते हैं कि सबसे बड़ा जिम्मेदार कस्टोडियन ऑफ दिस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर वो इस पे अमल नहीं करती हैं तो अपने कद को नीचा करती हैं, हमें नहीं नीचा कर रही हैं। हम तो उसी बात पे मानेंगे। लेकिन अगर उनको ये एहसास नहीं है कि जिस गद्दी पे वो बैठी हैं उस गद्दी को के विकार को अगर वो गिरा रही हैं, उनका पर्सपेक्टिव है देखें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ एवरी स्टेट, हम उनको ख़त भेज रहे हैं कि आप कानून के मुहाफिज हैं, क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं है? अगर वो अमल नहीं करते हैं तो अपने विकार को, अपनी गद्दी को नीचा करते हैं, हमें नहीं करते। ठीक, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बता दें कि तुमने जिस बात की ओथ ली है, जिस गद्दी पे बैठे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। एक आखिरी सवाल ये कि चूंकि जाहिर तौर पर यहाँ का पैगाम बहुत पूरी दुनिया में गया है, जो कॉन्फ्रेंस आपने की है कल और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, मुसलमानों के जो मतलब जो मुस्लिम नौजवान तबका है उनसे क्या पैगाम रहेगा? चूंकि कुछ ना कुछ उनको भी मैसेज जाना ज़रूरी है, मतलब पर्टिकुलरली नौजवानों को। देखिए, मुस्लिम नौजवानों से हमेशा हम लोग कहते हैं और उनको करना भी चाहिए कि अभी वक्त नहीं है, ये हक़ तुम्हारे पास नहीं है कि तुम सड़कों पे आओ। क्योंकि जब भी एहतजाज हुआ है, उनके घर के हालात आप देखिए, 10-10 सालों से जेल में हैं। उनकी माँ, उनकी बहनों से पूछिए वो दर्द, उनकी आंखें टकटकी लगाए दरवाजे पे बैठ लगती हैं कि कब मेरा बच्चा आएगा। उनके मुकदमे कौन लड़ रहा है, कहाँ से खर्चा चल रहा है, उस तरफ हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि मायूस भी मत होना, तुम खुले आसमान पे नहीं हो। अब पूरी कौम के हर आदमी को हम जोड़ के रखेंगे। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये हमने कोशिश करी है कि वो मायूस ना हो। और अगर वो मायूस हो गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। ये सारी काविश इसलिए है कि उन नौजवानों को हम बता सकें कि अभी हम लोगों को कोशिश करने दें, और इनकलाब करना, ये करना, ये सब चीज़ें हम लोगों से छीन ली गई हैं। ये जो जंतर मंतर पे हो रहा है, मैं अपनी दिल की बात कहूँ कि मुझे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लग रहा है। इस मुल्क में या दुनिया में लीडर पैदा होता है इनकलाब से, एहतजाज से। जेपी मूवमेंट हुआ, लालू से लेके और पासवान और मुलायम और कितने लीडर निकले इनकलाब से। उसके बाद इनकलाब नहीं हुआ, फिर यही लीडर, इनके बेटे, फिर उनके चचा, उनके भतीजे, वो लीडरशिप ख़त्म हो गई। ये नौजवान जो बैठे हैं, यहाँ से निकलेंगे लीडर। ये किस्सा हुकूमत अब को डरना चाहिए। ये ब्लेसिंग है, इस बात का अंदाज़ा कर लें आप। 10 साल के बाद एक इनकलाब की शक्ल पैदा हुई जो इस मुल्क को बचा लेगी। तो जहाँ ये बच्चे अभी सफ़र कर रहे हैं, इसके अंदर एक ब्लेसिंग भी है कि एक नौजवान बच्चों की एक टीम तैयार हो रही जो क़यादत करेगी। लीडर वही होता है जो इनकलाब से निकल के आता है। लीडर वो नहीं होता है जो अपने बाप और भतीजे और चचा से आता है। और वही ज़वाल की वजह हुई इस मुल्क की। बहुत शुक्रिया सर।